तो बच्चों आज हम सदिश के बारे में जान चुके हैं बहुत कुछ। आज जो पढ़ेंगे सदिशों को कैसे जोड़ा जाए ये देखें। देखिए किसी भी सदिश को जोड़ना है, साधारण बीजगणितीय सूत्रों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कारण क्या है आप लोगों को पता ही है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए जोड़ भी दें तो दिशा क्या होगी, इस विषय का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा हमको। तो सदिशों को जोड़ने के लिए बच्चों कुछ विशेष तरीके की तकनीकें इस्तेमाल करी गई, कुछ और मैथमेटिक्स बनाई गई। इसे हम कहते हैं सदिश बीजगणित, इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। यानी कि दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वेक्टर अलजेब्रा। लेकिन सदिशों को जोड़ने से पहले हमें यह जानना है कि दो सदिशों के बीच का कोण क्या होता है। तो आइए देखते हैं दो सदिशों के बीच का कोण। अब देखिए दो सदिशों को बीच का कोण बहुत आसान है समझने के लिए। क्या करना है, अगर आपके पास सदिश है तो आप दोनों सदिश को पकड़ें, उनके या तो सर मिला दें या उनकी पूंछ मिला दें। मीन्स या तो उनके आप हेड को एक साथ जोड़ के रख दें या फिर उनकी टेल्स को कंबाइंड कर दें। जब ऐसा करेंगे तो उनके बीच में जो आंतरिक कोण बनता है वह कोण उनके बीच का कोण होगा। अब मैं आपको समझाता हूं बोर्ड पर और आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। आइए बच्चों बोर्ड पर देख के समझते हैं कि कैसे दो सदिशों के बीच का कोण को ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए मेरे पास दो सदिश हैं, एक सदिश ए कुछ इस तरीके से है और सदिश बी कुछ इस तरीके से है। या तो मैं इन दोनों के सर मिला दूं या पूंछ मिला दूं। ये इनके सर हैं जिसे इंग्लिश में हेड कहते हैं और ये इनकी पूंछ है जिन्हें इंग्लिश में टेल कहते हैं। इन टेल्स को ऐड कर दिया मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके से। अब इनके जो बीच में कोण बनता है आंतरिक कोण, ये आंतरिक कोण बच्चों कहलाता है दो सदिशों के बीच का आंतरिक कोण या दो सदिशों के बीच का कोण। इंग्लिश में बोलते हैं द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब आइए बच्चों और समझते हैं कि कैसे सर मिलाने पे होगा। मान लीजिए वेक्टर ए इस तरीके से है, अब मैं वेक्टर बी को इस तरीके से बनाऊंगा, ना तो इसकी दिशा बदले और ना ही इसका परिमाण बदले यानी कि लेंथ बदले। तो मैं इसको ऐसे उठाऊंगा और ऐसे ही रख दूंगा। जब मैंने ऐसे रखा तो देखिए अब इनके दोनों सर मिल रहे हैं। अब इनके बीच में जो आंतरिक कोण बनेगा ये कोण भी थीटा के बराबर ही होगा तथा यह कोण इन दोनों वेक्टर्स के बीच का आंतरिक कोण या कोण होगा। ठीक है, बहुत आसान है समझना। इसी को और हम समझते हैं और जानते हैं। दो वेक्टरों के बीच का कोण देखिए बच्चों 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में होता है। आगे की बातचीत करते हैं, कुछ प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में अपने। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि दो वेक्टर दिए हैं, इनके बीच के बने कोण को ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से, आपके स्क्रीन पे होगा कि वेक्टर बी और वेक्टर ए के सर और पूंछ मिल रहे हैं, लेकिन इनके बीच के ना तो सर मिल रहे हैं ना पूंछ मिल रहे हैं। तो क्या करें, किस तरीके से निकालें, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन आपको हम दिखा ही चुके हैं। तो ये वेक्टर ए था आपका और कुछ इस तरीके से वेक्टर बी। यहां पे आपको दे रखा है 120 डिग्री का कोण। अब आपको ज्ञात करना है इनके बीच का क्या कोण है। तो इस वेक्टर बी को आप उठाइए और वेक्टर बी को उठा के यहां पर रख दीजिए। और जैसा कि आपको पता है ये वाला कोण दिया है 120, तो इस वाले कोण की वैल्यू हो जाएगी 60। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। हमें पता चल गया कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या कोण है। तो बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। आपके सामने दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब दोनों के सर मिल रहे हैं और पूछा है आपसे कि इनके बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रखा है। इनके बीच का जो कोण है वो 30 डिग्री है या नहीं है ये देखना है। मैंने बताया था कि जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के या तो सर मिले हो या पूंछ मिली हो तो उनके बीच के अंदर जो कोण, ये तो बाह्य हो गया, उनके बीच आंतरिक कोण जो बनता है वह कोण होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और यहां पर देखिए एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है 180 डिग्री बनता है। ये कुल 180, तो यानी कि इस कोण का मान होना चाहिए 150 डिग्री। तो हमें समझ में आया कि क्या उत्तर है इसका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है, दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगेन इन दोनों की पूंछ तो मिली हुई है लेकिन आपको आंतरिक कोण देखना है। तो बताइए क्या होगा इसका। देखिए जरा इधर कैसे सॉल्व करेंगे।
यहाँ पर वेक्टर ए है और यहाँ पर वेक्टर बी है। यहाँ पर जो कोण दे रखा है 45 डिग्री 45 डिग्री का दे रखा है। मैंने बताया जब दोनों वेक्टर्स के सर मिले हो या पूंछ मिले उनके बीच का आंतरिक कोण वही कोण होता है आपका दोनों वेक्टरों के बीच का कोण। तो यहाँ पर देखिए ये 45 है, कुल 180 होता है, तो यानी कि 135 डिग्री आपका आंसर होगा। यानी कि जो 135 डिग्री का कोण है यही आपका आंतरिक कोण होगा। अगले क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बच्चों कि वेक्टर बी है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी के सर पर वेक्टर ए की टेल है। आपसे पूछा गया है कि दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण बताइए। तो क्या इन दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण 30 डिग्री होगा? सोचिए, नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के सर नहीं मिल रहे, ना ही पूंछ, सर और पूंछ मिल रहे हैं। तो क्या होगा उत्तर? तो देखिए जगह बच्चों कुछ नहीं करना है। देखिए इस तरीके से आपको दे रखा है, यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये 30 डिग्री का कोण है। अब देखिए इन दोनों के या तो सर मिले या पूंछ मिले, तो मैं वेक्टर बी को उठा के यहां पर रख दूंगा। तो मैंने वेक्टर बी को उठा के यहां रख दिया, तो अब क्या हो गया, इस तरीके से रखते हैं कि ना तो दिशा बदले और ना ही परिमाण बदले, यानी कि ना तो देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एज वेल एज इट्स मैग्नीट्यूड। तो बच्चों यहां पर हो गया ये वेक्टर बी। अच्छा, ये कोण हमें दे रखा था 30 डिग्री, तो ये कोण कितना हो गया, कुल मिला के ये कोण हो गया 150 डिग्री। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनता है वो बनता है 150 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। सदिश का ऋणात्मक क्या होता है? किसी सदिश के ऋणात्मक से हम क्या समझते हैं, इसके बारे में जानना है। तो देखिए बहुत आसान है। देखिए कोई व्यक्ति अगर अपनी जीवन में मेहनत करके ऊंचाइयों पे जा रहा हो और उसे आप नेगेटिव कर दो, उतनी ही तेजी से वो नीचे जाने लगेगा, कुल मिला के उसकी दिशा परिवर्तित हो गई। तो यदि हम किसी सदिश में -1 से गुणा कर देते हैं तो इस प्रकार हमें एक नया सदिश b मिलता है, प्राप्त होता है, जिसका परिमाण यानी कि लेंथ तो सेम होती है किंतु दिशा पूरी की पूरी परिवर्तित होती है। तो इस तरीके से समझिए क्या होता है, आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में भी दिखाई दे जाएगा बाद में, कि वेक्टर ए आपका ये है और इस वेक्टर ए में मैंने -1 की मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो जितनी इसकी लेंथ है लंबाई है, उतनी ही लंबाई का हमें नया वेक्टर मिलेगा, लेकिन इसका विपरीत मिलेगा। और इस केस में आप बच्चों ये भी समझ सकते हैं कि ये नया वेक्टर होगा, समान वेक्टर नहीं होगा, और इस वेक्टर बी को की जो मान होगा माइनस ऑफ वेक्टर ए होगा, और इसकी लंबाई यानी कि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। मतलब कि अगर मैं कहूं वेक्टर ए का परिमाण, मॉड्यूलस ऑपरेटर परिमाण को बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, बराबर होगा वेक्टर बी के परिमाण के, क्योंकि दोनों की लंबाई समान है लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है। तो यानी कि अगर मैं किसी वेक्टर में -1 से बच्चों मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपको क्या मिलेगा, आपको नया वेक्टर मिलेगा जो उस वेक्टर की विपरीत दिशा में होगा, जिसका परिमाण पुराने वाले वेक्टर के बराबर ही होगा किंतु दिशा विपरीत है। अच्छा आप देखिए, क्या अगर मैं बीच में एक ऐसा शीशा लगा दूं तो आपको देखने को मिलेगा कि वेक्टर बी वेक्टर ए का प्रतिबिंब है। तो इसे हम कहेंगे किसी सदिश का प्रतिबिंब, इंग्लिश में बोलते हैं मिरर ऑफ अ वेक्टर। तो हमें क्या मिला, मिरर ऑफ अ वेक्टर, और हिंदी में बोलेंगे किसी सदिश का प्रतिबिंब। यानी कि यदि मैं किसी वेक्टर ए में मल्टीप्लाई करता हूं, गुणा करता हूं -1 से, तो मुझे उस सदिश का या उस वेक्टर का प्रतिबिंब या इमेज मिल जाती है। चलिए आगे की बातचीत। तो बच्चों जैसा कि हमने सीखा था कि दो वेक्टर्स, अगर एक वेक्टर में मैं -1 से क्या कर दूं, गुणा कर दूं, तब मुझे वेक्टर का प्रतिबिंब मिरर ऑफ अ वेक्टर अथवा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर मिलता है। आइए आगे की बात करते हैं बच्चों। अब मेरे सामने एक प्रश्न है, यदि दो वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो ज्ञात करें वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा, या माइनस वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा, यह ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं प्रश्न को बच्चों। तो बेटा आपका वेक्टर ए कुछ इस तरीके से मैंने मान लिया और वेक्टर बी कुछ इस तरीके से मान लिया, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा दे रखा है। आपसे पूछा है कि बताइए माइनस ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा। तो ये निकालना बहुत आसान है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए माइनस ऑफ वेक्टर ए क्या करो, उल्टा कर दो,
तो इसकी दिशा तो हो गई परिवर्तित, ये आ गया माइनस ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐसे ही रहने दिया, ये आपका वेक्टर बी ऐसे ही रहा। ये कोण कितना है आपका, देखिए यहां पर था आपका वेक्टर ए इस दिशा में, तो ये कोण आपका बच्चों कितना है थीटा, ये कोण कितना हो गया 180 माइनस थीटा, अतः माइनस वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का जो कोण होगा 180 माइनस थीटा होगा। अभी देखते हैं बच्चों कि वेक्टर ए तथा वेक्टर माइनस वेक्टर बी तथा माइनस वेक्टर बी के बीच का क्या कोण होगा। तो माइनस वेक्टर बी करना है, इसका मतलब वेक्टर बी की दिशा को परिवर्तित कर दो, वेक्टर बी की दिशा को परिवर्तित कर दिया तो माइनस का वेक्टर बी मिल गया। अब वेक्टर ए आपका कुछ इस तरीके से, दोनों के मैंने पूंछ मिला रखी है यहां पर, और ये कोण कितना दे रखा है हमको, थीटा दे रखा है, ध्यान से देखिए। तो ये वाला जो कोण मिला वो कितना होगा 180 माइनस थीटा, अतः वेक्टर ए तथा माइनस ऑफ वेक्टर बी के बीच का जो कोण होगा वह भी 180 माइनस थीटा ही होगा। ठीक है, तो बच्चों सदिशों के योगफल की ज्यामितीय विधि की बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसकी सबसे पहली विधि जो है दो सदिशों के योगफल का त्रिभुजीय नियम, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिए इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं हेड एंड टेल रूल। अब क्या है ये विधि, किस तरीके से करते हैं, आइए समझते हैं। यदि किन्हीं दो सदिश को हमें जोड़ना है तो उन दोनों सदिश को किसी एक त्रिभुज की समान क्रम में ली गई दो भुजाओं से प्रदर्शित करें, तब उस त्रिभुज की विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा उनके परिणामी यानी कि उन दोनों के योग को बताएगी। आइए हम बोर्ड पे समझते हैं कि इस चीज को किस तरीके से। तो देखिए मैंने बताया आपको, आप जरा ध्यान से देखिएगा, एक वेक्टर ए है कुछ इस तरीके से, वेक्टर बी कुछ इस तरीके से है, वेक्टर सी कुछ इस तरीके से। आप देखें तो ये वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, आपका ये तीनों के तीनों सदिश जो है एक क्रम में, अगर आप देखें तो ये इस चक्रीय क्रम का पालन कर रहे हैं, दिस साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसे इस दिशा को हम क्या कहेंगे बच्चों, इस दिशा को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, घड़ियों के चलने की दिशा के विपरीत, घड़ी की सुई के चलने की दिशा के विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। अब बेटा अगर अगली बात करूं तो अगली बातचीत क्या है, आप देखिए ये इस तरीके से, अगला वेक्टर कुछ इस तरीके से, उसके बाद अगला वेक्टर कुछ इस तरीके से, उसके बाद अगला वेक्टर कुछ इस तरीके से। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, आप देखिए ये भी है तो एक चक्रीय क्रम में, किंतु अब इनकी जो दिशा है वो हो गई आपकी क्लॉकवाइज, घड़ियों की सुई की चलने की दिशा। तो ये हो गई बच्चों क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब क्या है त्रिभुज का नियम, अभी समझते हैं। तो देखिए क्या बताया गया था, मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी को मुझे जोड़ना है। तो जब वेक्टर ए और वेक्टर बी को बच्चों जोड़ना है तो क्या करो, एक त्रिभुज की दो भुजाओं से इन्हें निरूपित कर दो या प्रदर्शित कर दो। तो मैंने एक भुजा तो ले ली वेक्टर बी और दूसरी भुजा मैंने ले ली वेक्टर ए। अब आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये समान क्रम में, तो इस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी, तीसरी भुजा बेटा क्या होगी, यही तो होगी इसकी तीसरी भुजा। अब देखिए अगर समान क्रम में होती तो इसका एरो किधर आता है, नीचे, लेकिन विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा इन दोनों वेक्टर के परिणामी यानी कि रिजल्टेंट और बोलूं इन दोनों वेक्टर के योग को बताएगी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर आ जाएगा, जिसकी दिशा इस वेक्टर आर की दिशा ही होगी तथा इसकी लंबाई इसके परिमाण को बताएगी, यानी कि आर जो होगी लंबाई होगी इस वेक्टर की और इसके परिमाण को बताती होगी। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि किस तरीके से हम देखते हैं। अब इसी को बोलते हैं हेड एंड टेल रूल। ठीक है, हेड एंड टी, HNT रूल। ठीक है, क्या करो, अगर दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है तो वेक्टर एक को पकड़ो, कोई सा भी वेक्टर एक पकड़ लो, उसके सर पर दूसरे वेक्टर की पूंछ रख दो, उसके सर पर दूसरे वेक्टर की पूंछ रख दो, रख दी। वेक्टर बी के सर पर वेक्टर ए की मैंने पूंछ रख दी। अब देखो
फिर आखिरी वाली को मिला दो और इधर की तरफ तीर बना दो, आपको मिल जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के योग के बाद जो वेक्टर आया उसका मान। तो ये हो गई अपनी हेड एंड टेल रूल। तो बच्चों अभी हमने देखी सदिशों को जोड़ने की त्रिभुजीय विधि, हेड एंड टेल रूल और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखते हैं अगला नियम। तो दो सदिशों का योग के समांतर चतुर्भुज का नियम हमें देखना है। तो ऐसे में क्या करते हैं, इस नियम में क्या करते हैं, आपको सारी थ्योरी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी बच्चों, कि दोनों सदिशों को किसी एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित कर दो। इस तरीके से प्रदर्शित करो कि ना तो उनकी दिशा बदले और ना ही उनका परिमाण यानी कि लंबाई बदले। ठीक है बच्चों, तो उस समांतर चतुर्भुज का वह विकर्ण जो उन दोनों संलग्न भुजाओं से जाता होगा क्या बताएगा हमें, उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट बताएगा या फिर परिणामी बताएगा। अब देखते हैं बोर्ड पर कि इसे कैसे समझें, कैसे सॉल्व करें। तो देखिए बेटा, आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए है ये और ये कुछ वेक्टर बी है। इन दोनों को आपको जोड़ना है, इनके बीच का कोण थीटा है। तो क्या करिए, एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजा यानी कि एडजेसेंट साइड से हमने इन्हें रिप्रेजेंट कर दिया, प्रदर्शित कर दिया, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को। अब देखिए क्या करा, ये डॉट डॉट बना दिए मैंने, इसे एक्सटेंड आगे बढ़ा दिया। अब ये समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब इसका जो विकर्ण तो दो हो सकते हैं, एक ये वाला विकर्ण हो सकता है, एक ये वाला विकर्ण। तो जो इनके कटान बिंदु ओ से होके जा रहा है वह विकर्ण इन दोनों जो आपके सदिश हैं, ये दो जो वेक्टर हैं, इनके रिजल्टेंट को बताएगा यानी कि इनके योग को बताएगा। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो हम इसका नामकरण कर देते हैं बच्चों, इसका नाम कर दिया मैंने ए, इसका नाम कर दिया बी और ये हो गया आर। तो ओ आर जो वेक्टर की लंबाई है, इन दोनों के योग का जो सदिश प्राप्त हुआ उसका हमें मैग्नीट्यूड बताएगा। और यहां पे देखिए दिशा थीटा हो जाएगी, यानी कि अगर मुझे वेक्टर ए की दिशा पता है तो मैं कह सकता हूं वेक्टर ए से सदिश थीटा कोण बना रहा है, तो वेक्टर आर की भी दिशा मुझे बच्चों पता चल जाएगी। तो ये था आपका समांतर चतुर्भुज का सदिशों के योगफल का नियम। तो बच्चों अब तक दो सदिश थे अपने पास और दोनों सदिश को हमने पहले त्रिभुज के नियम से जोड़ सकते हैं और दूसरा तरीका है कि समांतर चतुर्भुज के नियम से जोड़ सकते हैं। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये बिल्कुल उसी तरीके से कि एक काम को करने के कई तरीके हैं पर मकसद एक ही होता है, काम को पूरा करना। इसी तरीके से किन्हीं दो सदिश को जोड़ने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, पहला था त्रिभुज और दूसरा था समांतर चतुर्भुज। बातें काम हमें परिणाम एक ही है पर रास्ते दो थे। अब अगर मान लीजिए दो से ज्यादा सदिश हो आपके पास तो उन्हें कैसे जोड़ें, तो कैसे उन्हें जोड़ें ये समस्या तो बहुत बड़ी हो गई। तो इसके लिए एक और रूल बनाया गया जिसको कहते हैं पॉलीगन लॉ, बहुभुज का नियम। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास चार वेक्टर हैं, चार वेक्टर्स को जोड़ना है तो कैसे जोड़ूं। इसके लिए देखिए आप लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में हेड एंड टेल रूल, उसी का इस्तेमाल करके मैं जोड़ के आपको दिखाता हूं। मान लीजिए आपके पास ये कुछ वेक्टर P इस तरीके से है, मान लीजिए वेक्टर Q आपके पास कुछ इस तरीके से, ये वेक्टर Q है, वेक्टर R कुछ इस तरीके से है और वेक्टर आपके पास जो S है वो कुछ इस तरीके से। अब इन सबको आपको जोड़ना है, अभी इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, इसको तो एक काम करते हैं, हर एक वेक्टर के सर पर दूसरे वेक्टर की पूंछ रखते जाइए। तो पहले मैंने वेक्टर P पकड़ा, वेक्टर P के सर पर मैंने थोड़ा सा और साइड में बना देता हूं बच्चों, हाँ, तो वेक्टर P के सर पर यानी कि हेड पर वेक्टर Q की टेल रख दी, दिस इज द वेक्टर Q। देखिए अब क्या करा, वेक्टर R की टेल वेक्टर Q के सर पे रख दो कुछ इस तरीके से। इसके बाद देखिए वेक्टर S की टेल वेक्टर R के सर पे रख दो
कुछ इस तरीके से बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब जो अंतिम है इसको मिला दो, यानी कि वेक्टर p की टेल आप मिला दो वेक्टर s के हेड से, कुछ इस तरीके से ये मिल जाएगी बच्चों, लाइक दिस। ठीक है, ये आपका जो आ गया, ये आया इन सारे वेक्टर्स का सम। अगर मैं इस वेक्टर को u कह दूं तो वेक्टर u बराबर क्या हो गया, वेक्टर u बराबर हो गया वेक्टर p प्लस वेक्टर q प्लस वेक्टर r प्लस वेक्टर s, यानी कि मुझे इन चारों वेक्टर का सम मिल गया। है ना आसान चीजें समझना। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो मेरे पास चार वेक्टर थे। चार वेक्टर से ये जो आपकी घिरी हुई आकृति है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पंचभुज, क्योंकि इसकी भुजाएं 5 हैं। पंचभुज और इंग्लिश में बोलेंगे पेंटागन। ठीक है, तो क्या है, क्या ये चार वेक्टर इस पंचभुज की चार भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं? जवाब है हाँ। क्या ये चार वेक्टर एक समान क्रम में, देखिए ध्यान से, एक साइक्लिक ऑर्डर में, एक चक्रीय क्रम में, लेकिन जो पांचवी भुजा है इस पंचभुज की वो विपरीत क्रम में है। और वही क्या है इसका परिणामी, यानी कि रिजल्टेंट, या फिर हमें ऐड करके जो मिला वो है। तो कुल मिला के क्या बात होती है, अगर मेरे पास चार वेक्टर थे तो क्या बन रहा है, पंचभुज बन रहा है। अगर मेरे पास 5 वेक्टर होते तो शायद षष्ठभुज यानी कि हेक्सागन बनता। अगर मेरे पास n-1 वेक्टर्स होते तो मेरे को एक n साइडेड पॉलीगन मिलता, जिसे n भुज कह देते हम। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास n-1 वेक्टर्स हैं जो एक क्रम में लिए गए हैं, एक साइक्लिक ऑर्डर में है, उनको मुझे ऐड करना है, तो क्या करें, ऐसे में हम एक n साइडेड पॉलीगन ले लेंगे, यानी कि n भुजाओं वाली आकृति ले लेंगे। उसकी n-1 भुजाएं उन n-1 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर देगा। जैसे कि यहां पर 4 वेक्टर्स थे तो पंचभुज ले लिया, और इसकी 4 भुजाएं उन चारों वेक्टर को निरूपित कर दी, और जो आखिरी nth भुजा होगी वो विपरीत क्रम में ली गई होगी और वो उनके परिणामी को देगी। तो ये है इसकी परिभाषा। देखिए परिभाषा देखते हैं ये। तो यदि किसी n भुजा वाले बहुभुज की n-1 भुजाएं n-1 एक समान क्रम में ली गई हूं तो और सदिशों को प्रदर्शित करती हूं, तो उस बहुभुज की nवीं भुजा, यहां पर जो थी 5वीं भुजा, जो विपरीत क्रम में ली गई, देखिए विपरीत क्रम में ली गई है, वो उन सदिशों के परिणामी को प्रदर्शित करेगी, यानी कि उनके रिजल्टेंट को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो देखिए आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा बच्चों, जो आ चुका होगा आपकी स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं सेम चीज है जो पॉलीगन रूल समझा था हमने। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं जो आपको एक्सप्लेन करता हूं इसके। तो बच्चों हमने पॉलीगन रूल पढ़ा या फिर बहुभुज वाला नियम पढ़ा। अब उस नियम को, अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। कहीं भी किसी भी प्रकार का संदेह है तो कमेंट में लिखिएगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज कमेंट इट। अच्छा, अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यानी कि इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए बच्चों मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं। वेक्टर p कुछ इस तरीके से है, वेक्टर q कुछ इस तरीके से है, एंड वेक्टर r कुछ इस तरीके से है। इन वेक्टर्स को मैं जोड़ना चाहता हूं। तो देखिए 3 वेक्टर्स हैं तो कितने हमें भुजाओं वाली आकृति चाहिए होगी, हमें चाहिए होगा एक चतुर्भुज, यानी कि हमें एक चाहिए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो चतुर्भुज हमने ले लिया। उस चतुर्भुज की 3 भुजाएं इन तीनों सदिशों को जो समान क्रम में ली गई हैं वो प्रदर्शित करें। तो हमने चतुर्भुज की 3 भुजाएं वेक्टर p, वेक्टर q और वेक्टर r से प्रदर्शित कर दी। ध्यान से समझिएगा, नियम को मैं दोबारा अच्छे से समझा रहा हूं। इस चतुर्भुज की, और जो इसकी अंतिम भुजा होगी चतुर्भुज की, अगर 3 वेक्टर थे तो 4 लिया, इसलिए n-1 अगर वेक्टर होंगे तो n भुज लेंगे या n साइडेड पॉलीगन लेंगे। तो यहां पर क्या करूं बेटा, मैं इसे मिला दूं इस तरीके से। ओहो, रेखा सीधी नहीं रही। चलो, ये आ गया आपका
इसको मैंने क्या कह दूं, इसको वेक्टर एस कह देता हूं। तो वेक्टर एस क्या हो गया बेटा, वेक्टर एस बराबर हो गया वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर आर। ठीक है, साइडेड, एकदम सिंपल है। अब कुछ और करते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग इसमें खेलते हैं, कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं, कुछ और ट्विस्ट लाते हैं। मैं क्या करूं बेटा, वेक्टर p प्लस वेक्टर q प्लस वेक्टर r, और इसको अगर मैं इधर ले जाऊं दूसरे पक्ष में तो हो गया ये ऋणात्मक, माइनस वेक्टर s इज इक्वल टू 0। अगर किसी वेक्टर में नेगेटिव साइन लगा दो तो उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो ध्यान से देखो, वेक्टर p वेक्टर q प्लस वेक्टर r, और इस वेक्टर माइनस ऑफ वेक्टर s को मैंने कह दिया कोई u वेक्टर। तो u वेक्टर आपका क्या है, माइनस ऑफ s वेक्टर। तो मैं क्या करूं, इसी चित्र में अगर इसकी दिशा परिवर्तित कर दूं, यानी कि वेक्टर p कुछ इस तरीके से है, वेक्टर q आपका कुछ इस तरीके से है, और वेक्टर r आपका कुछ इस तरीके से, और वेक्टर u क्या है, माइनस ऑफ s वेक्टर। तो आपका ये माइनस ऑफ s वेक्टर यानी कि u वेक्टर कुछ इस तरीके से है। तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे वेक्टर का सम 0 आता है। यानी कि अगर कोई n वेक्टर्स किसी n साइडेड पॉलीगन्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उन सभी वेक्टर का सम जो आता है बच्चों, यानी कि उनका जो योग आएगा वो 0 आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि यदि कोई n वेक्टर्स किसी n साइडेड पॉलीगन को रिप्रेजेंट करें तो उनका जो सम आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, एक 0 वेक्टर यानी कि नल वेक्टर आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है, अगर नहीं आया समझ में तो बताना, और सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू, जय हिंद।